to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. प्रिय भैया बहन नमस्कार। आज मैं 10वीं क्लास के टॉपिक जो है भू संसाधन को अध्यापन कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी प्राप्त है, भू का तात्पर्य होता है भूमि, मिट्टी, अर्थात यह भूमि या मिट्टी सभी जीवों का आधार है। दुनिया में जितने भी प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, सारे जो है इसी पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से यह भूमि एक नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है। कहने का मतलब है कि भूमि अपने प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत इसका निर्माण हुआ है, और अगर भूमि एक बार किसी कारण से अगर वह जो है खराब हो जाती है या अपने गुणवत्ता को खोती है, तो मानव अपने मेहनत से, अपने प्रयास से, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको पुनः जो है उपयोग में ला सकता है। इस तरह से भूमि एक नवीकरण प्राकृतिक संसाधन है, और भूमि का निर्माण जो है प्रकृति के अपने नियमों के तहत जो है बना है। दूसरी ओर जो है भूमि एक भूमि एक जीवंत तंत्र है। भूमि एक जीवंत तंत्र है। कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर भूमि बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए भूमि एक जीवंत तंत्र है। भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है। मानव की जनसंख्या बढ़ सकती है, पेड़ पौधे का वृक्षारोपण ज्यादा मात्रा में हो सकता है, वन प्राणी की आबादी बढ़ सकती है, लेकिन जिस राज्य का, जिस देश का जितना भूमि एक्वायर है, जितनी उनकी सीमाओं के अंतर्गत है, उनमें बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, अर्थात भू संसाधन एक बहुत उपयोगी संसाधन है। दुनिया के सारे लोग, सारे प्राणी इसी भूमि पर अपना जीवन यापन करते हैं। मानव की समस्त आर्थिक क्रियाकलाप, मानव की समस्त जो है आर्थिक क्रियाकलाप इसी भूमि पर की जाती है। आर्थिक क्रियाकलाप जो है भूमि पर की जाती है। अब तात्पर्य है कि यह आर्थिक क्रियाकलाप क्या है, अर्थात मानव अपने जीवन यापन के लिए जो हर प्रकार का कार्य करता है, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मानव के द्वारा किए गए हर प्रकार के कार्य जो उसके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। और इस तरह से यह समस्त आर्थिक क्रियाकलाप यह भूमि पर ही किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधन, वन जीवन, मानव जीवन, समस्त आर्थिक क्रियाकलाप, परिवहन एवं संचार व्यवस्थाएं, यह सारा कुछ जो है इसी भू संसाधन पर किए जाते हैं। इस तरह से भू संसाधन पर कई प्रकार के जो है भू आकृतियां भी पाई जाती है। भू संसाधन पर कई प्रकार के जो है भू आकृतियां भी पाई जाती है। भू आकृतियां भी जो है पाई जाती है, या भौतिक जो है आकृतियां भी जो है पाई जाती है। यह जो है भू आकृतियों में प्रमुख रूप से पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह आते हैं। यहाँ हम कुछ प्रमुख जो है भू आकृतियों की जो है चर्चा करेंगे।
मैदानी भागों की बात करेंगे तो समस्त पृथ्वी पर जो है यह पर्वत पठार मैदान का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर भारत के अगर जो है परिप्रेक्ष्य में इसकी अगर बात की जाए, अपने देश के तहत अगर संपूर्ण क्षेत्रफल में अगर इसकी बात की जाए तो हमारे देश में जो मैदानी क्षेत्र है उस मैदानी क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल जो है वह 43% है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 43% हिस्से पर जो है वह मैदान पाया जाता है। और मैदान में हम हर प्रकार के जो है जीवन जीने के तमाम प्रकार के कृषि कार्य, तमाम प्रकार के उद्योग, परिवहन लाइन को जो है व्यवस्थित करने में जो है इन मैदानी क्षेत्रों का जो है योगदान बहुत ज्यादा होता है। अर्थात जिस देश का भूभाग में मैदानी क्षेत्र जितना ज्यादा होगा वहाँ कृषि कार्य उतना ही बेहतर तरीके से होंगे, उद्योगों का चलायमान एवं परिवहन का जो है चलायमान भी उतना ही बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो भारत के जो है संपूर्ण हिस्से में जो है मैदानी भूभाग का जो है 43% जो योगदान है। और इस तरह से मैदान में सरल जीवन यापन की सारी सुविधाएं मिलती है। जीवन जीने के जितने भी जो है सुविधाएं हैं, जितने भी फैसिलिटी अवेलेबल है वही जी पेड़ में जो है मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं। चाहे वो वर्षा की बात हो, पीने के पानी की बात हो, सनलाइट की बात हो, फर्टिलाइजर सॉइल की बात हो, या जो है सामाजिक समरसता की बात हो, प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन की बात हो, यह मैदानी क्षेत्रों में जो है भरपूर मात्रा में जो है पाई जाती है, उपजाई जाती है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम वैसे महादेश जिसके हिस्से में मैदानी क्षेत्र का भूभाग ज्यादा मिलता है वहां पर जनसंख्या घनी आबादी पाई जाती है। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो एशिया महाद्वीप को जो है मानव का जमघट भी कहा जाता है। साफ है यहाँ पर कि एशिया महादेश का बहुत सारा जो भू आकृतिक का क्षेत्र है उसमें मैदानों का प्रतिशत भारी मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है। इसके कारण जो है एशिया मानव जमघट का जो है केंद्र बिंदु है। उसी तरह से अगर हम दूसरा जो महत्वपूर्ण अगर भू आकृति की बात करें, भौतिक आकृति की बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण आकृति जो है यह जो है पर्वत का है। पर्वत जो है 30% हिस्से पर जो है हमारे देश में पर्वत का जो हिस्सा है, जो प्रतिशत है वह 30% हिस्सा पर पाया जाता है। और पर्वत की उपयोगिता जो है हमारे जीवन यापन के लिए, हमारे जो है पारिस्थितिक संतुलन के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए एवं जितने भी प्रकार के 12 मासी नदियां हैं जिसमें हमेशा जल प्रवाहित होती रहती है, यह सारी क्रियाएं इस पर्वतीय क्षेत्र का ही जो है भरोसे चलती है। अगर शायद पर्वत नहीं होता तो यह पारिस्थितिक संतुलन भी बैलेंस नहीं होता। नदियों में जो पानी आता है, बहुत सारे जो हिल स्टेशन का विकास किया गया है, पर्वतीय क्षेत्र का जो विकास किया गया है, तो यह जो पर्यटन का जो माध्यम जो अभी रोजगार के लिए बन रहा है इन पर्वतों के ही जो है भरोसे है, पर्वत का ही जो है उसमें योगदान है। तो इस तरह से पर्वत पर्यटन बढ़ावा के लिए, नदियों में जल प्रवाह के लिए एवं इसके साथ जो है पर्वत पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी जो है योगदान करती है। तीसरे जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो भू आकृति जो हमारे देश में है वह जो है पठार है। पठार का योगदान जो है हमारे देश में 27% हिस्से पर है। और यह पठार भी हमारे देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रखती है। अर्थात यह जो तमाम प्रकार के जो पर्वत है, तमाम प्रकार के जो पठार है, इन पठारी भूभागों में जितने भी प्रकार के खनिज पदार्थ हैं वह लगभग जो है इन पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन है, खनिज पदार्थ है एवं वन है, पठार इन खनिजों का, इन जीवाश्म ईंधन का, इन लोगों का जो है जितने भी प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं उसका अपार संचय का केंद्र है। इस तरह से पठारी क्षेत्रों में खनिज संपदा ज्यादा मात्रा में मिलती है। वन
ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, जीवाश्म ईंधन जो है ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो पठारों का जो है हमारे उद्योग धंधों में जो है बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है। इस तरह से मोटे तौर पर हमारे देश में जो है यह मैदानी पठार और पर्वत का जो है जीवन यापन में बहुत बड़ा योगदान है। भारत के जो है भौतिक भू आकृति में इन तीन आकृतियों का एक बहुत बड़ा जो है योगदान है। इन तीनों जो है क्षेत्रों में जीवन यापन जो है अलग अलग तरीके से होता है। जहां मैदानी क्षेत्रों का जीवन यापन, सामाजिक संरचना जो है सरल सुगम होती है, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत जो है कठिनाइयों एवं मुश्किल भरा होता है। और पठारी क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा है, इसके आधार पर ही जो है उद्योग धंधे का जो है संचालन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पड़ोसी राज्य जो झारखंड है, वहाँ छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार में जो है हर प्रकार के खनिज संपदा जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। वही अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, मालवा पठार की बात करें, दक्कन का पठार की बात करें, तो बहुत सारे जो पठारी क्षेत्र में वहाँ जो है हर प्रकार के खनिज संपदा बहुमूल्य जो है संपदा का जो है अपार संचय कोष जो है छिपा हुआ है। और इसी के आधार पर जो है हम अपने औद्योगिकरण, नगरीकरण, शहरीकरण एवं राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में जो है बेहतर उत्पादन करने में जो है इन भू आकृतियों के जो है हम योगदान को भूल नहीं सकते हैं। इनके अपार जो है सहयोग के कारण, अपार संचित कोष के कारण जो है हमारी जो है आय बढ़ती है, हमारी समृद्धि बढ़ती है। इस तरह से मानव को बेहतर जीवन यापन में जो है इन भू आकृतियों का जो है बहुत बड़ा जो है योगदान है। और अगली कक्षाओं में जो है खास करके इससे जो रिलेटेड जो है जानकारी दी जाएगी। आज जो है इस टॉपिक में मात्र जो इतना ही जो है जानकारी आपको दी जाएगी। गृहकार्य के रूप में जो है आप नोट कर लेंगे, अर्थात गृहकार्य में पर्वतों का हमारे जीवन यापन में क्या योगदान है, इसके साथ साथ मैदानी क्षेत्रों की भूमिकाओं के बारे में भी जो है आपको अपने विचार देना है। धन्यवाद।